Hello, my dear students. My name is Ankit Sharma and I welcome you all to the Prime Skills once again. So आप सभी लोगों का स्वागत है इस सीरीज में जो हमने शुरू की थी अभी 2 लेक्चर पहले। और ये सीरीज सॉफ्ट स्किल्स की है जो कि AKTU स्टूडेंट्स के लिए जनरली बनाई गई है। AKTU फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का एक सब्जेक्ट है विच इज BAS 105-205 नेम्ड एज सॉफ्ट स्किल्स। बिल्कुल न्यू सिलेबस है जो कि अभी नवंबर 2022 में रिलीज हुआ है और हम बेसिकली उसी सिलेबस को कंप्लीट करने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। दिस इज द थर्ड लेक्चर इन दिस सीरीज। यूनिट 1 जिसका नाम अप्लाइड ग्रामर एंड यूसेज है, उसका फर्स्ट टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, इसका थर्ड पार्ट ये आज आपके सामने में लेके आया हूं। ठीक है, तो इससे पहले भी हम कई टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू रिवाइज इन अ मिनट, but let me tell you that this third part is about simple compound and complex sentences. तो अगर आप लोगों को समझ नहीं है कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस होता है, किस तरीके से हम इनको समझ सकते हैं, then this lecture is going to be proved to be very very important for you. So please bring out your notebook and pen and listen to me very carefully for next 45 minutes. Okay, so let's go ahead. So let me remind once again, BAS 105-205 का जो सॉफ्ट स्किल्स का सिलेबस है उस सिलेबस के लिए लेक्चर है एंड दिस इज वेरी मच अ न्यू सिलेबस। ओके, न्यू सिलेबस का ये बेसिकली लेक्चर सीरीज हमने शुरू की है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सॉफ्ट स्किल्स का सिलेबस जो है वो काफी सारी यूनिवर्सिटीज के लिए कॉमन है। सो जस्ट चेक आउट दिस सिलेबस। जो सिलेबस आपको आसानी से उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उससे मैच कर सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेट मी टेल यू व्हाट इज द सिलेबस ऑफ द फर्स्ट यूनिट। सो फर्स्ट यूनिट का जो सिलेबस है उसमें आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ये सब कुछ है। तो ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हम सीखेंगे, बट उसके लिए बेसिक्स को सीखना जरूरी है। तो आज थर्ड पार्ट में हम बेसिकली सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स तीनों सेंटेंसेस के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है, कैसे इनको डिफरेंशिएट किया जाता है और किस तरीके से इनको बनाया जाता है। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। तो वैसे भी हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं वो हमारे डिवाइडेड हैं क्लॉजेस। क्लॉजेस हम पढ़ चुके हैं बच्चों। अगर आप लोगों ने अभी क्लॉजेस को नहीं पढ़ा है तो मेक श्योर कि आप पुराने लेक्चर जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है उसको कंप्लीटली देखें, क्योंकि फ्रेजेस और क्लॉजेस की नॉलेज अगर आपको नहीं है तो इन सेंटेंसेस को समझना और ट्रांसफॉर्मेशन को समझना थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल की पुरानी वीडियोस देखें, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें, तभी आप पार्ट 3 पे जाएं जिससे कि आप उसको अच्छे तरीके से समझ पाएं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम 4 सेंटेंसेस में या 4 टाइप में डिवाइड कर रहे हैं वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉजेस। ठीक है, तो 4 कौन कौन से होते हैं? सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ठीक है, तो एक एक करके हम इन चारों को समझते हैं, डिटेल में समझेंगे, एक्सरसाइज के माध्यम से समझेंगे और आप भी अच्छे तरीके से इन चीजों को कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सिंपल सेंटेंसेस की। सिंपल सेंटेंसेस कंसिस्ट ऑफ ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब पेयर। वैसे तो मैं इस चीज को बता चुका हूं, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक बार दोबारा से बता दूं कि इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी एक पार्ट में या किसी भी एक ऐसा सेट ऑफ वर्ड्स जिसमें कि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हो प्लस वो कंप्लीट मीनिंग देता हो, वो कंप्लीट मीनिंग देता हो, तो ऐसे सेट ऑफ वर्ड्स को हम बेसिकली इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में और अच्छे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप पार्ट नंबर 2 जरूर देखें, वहां पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। राइट, तो एक सिंपल सेंटेंस के अंदर केवल एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। दिस इज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग, राइट, यानी उसके अंदर एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा और वो पूरा मीनिंग देगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। पहला एग्जाम्पल है सचिन इज प्लेइंग क्रिकेट। तो पहले यहाँ पे देखिए कि सब्जेक्ट कौन है? सचिन। प्लेइंग इज द वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन है। क्या ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है? सचिन क्रिकेट खेल रहा है, यस ऑफ कोर्स कंप्लीट मीनिंग है। जब कंप्लीट मीनिंग है तो ऑब्वियसली हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज अ सिंपल सेंटेंस। राइट, एक ही आइडिया, यहां से हमेशा एक आइडिया मिलता है। जनरली सिंपल सेंटेंस से आपको एक या एक से ज्यादा आइडिया भी मिल सकते हैं। हाँ, ये बात समझ लीजिएगा, कभी कभी एक से ज्यादा आइडियाज भी मिल सकते हैं, बट सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन जो है वो हमेशा एक ही होगा। आगे चलते हैं। आई विल कम बैक सून। यहां पे आपका सब्जेक्ट है आई और यहां पे आपका वर्ब क्या है? कम। आई विल कम बैक सून।
सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन वन, क्या सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है। तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज एक सेंटेंस में, दैट्स व्हाई दिस इज अ सिंपल सेंटेंस। अब जरा आगे चलते हैं। डिड ही कॉल यू यस्टरडे? अगेन द सब्जेक्ट इज ही, कॉल इज वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन, कंप्लीट मीनिंग, इंडिपेंडेंट क्लॉज, सिंपल सेंटेंस। ओके, अब जरा फोर्थ वाले को देखिएगा। ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर बट हिज सन इज प्लेइंग आउट। नाउ यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक सब्जेक्ट है आपका ही, वर्ब हो गया रीडिंग, लेकिन क्या इसके अंदर एक दूसरा सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब भी है? बिल्कुल है। अब ध्यान से देखिए, हिज सन जो है वो आपका दूसरा सब्जेक्ट हो गया और प्लेइंग जो है वो दूसरा वर्ब हो गया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब के दो कॉम्बिनेशन हैं, और हमें क्या पता है कि सिंपल सेंटेंस वही होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का एक, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एक कॉम्बिनेशन हो और वो कंप्लीट मीनिंग देता हो। ये सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, बट इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब के दो कॉम्बिनेशन हैं, इस वजह से ये हमारा सिंपल सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो यहां से ये बात हमें क्लैरिटी हो गई है कि हमारा ये सेंटेंस जो है ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, और सिंपल सेंटेंस की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं ये चीजें हमें पता होगी। ठीक है, इसमें मेरे हिसाब से कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आइए हम एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। पहली एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है सिंपल सेंटेंसेस को। अब देखिए, मैं हमेशा एक्सरसाइजेस पे आपके लिए रुकूंगा, आई जस्ट पॉज फॉर अ मोमेंट। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें और ये जितने भी सेंटेंसेस हैं इनमें से फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि सिंपल सेंटेंसेस क्या है, क्योंकि द नेक्स्ट मोमेंट आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट आर द सिंपल सेंटेंसेस। ओके, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट एंड देन विल गो अहेड। ओके, सो आई होप कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा, और अब हम आगे चलते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। अब जरा ध्यान से देखिएगा, पहले सेंटेंस को देखते हैं। वी वर प्लेइंग इन द गार्डन व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। पहले सेंटेंस में आपका जो पहला सब्जेक्ट है वो है वी, प्लेइंग हो गया हमारा पहला वर्ब। अब क्या इसके अंदर दूसरा सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब है? यस, इसके अंदर गेस्ट जो है वो दूसरा सब्जेक्ट है और अराइव जो है वो दूसरा वर्ब है। तो सब्जेक्ट और वर्ब के दो कॉम्बिनेशन होने की वजह से ये हमारा सिंपल सेंटेंस नहीं होगा। शी पुट ऑन हर कोट एंड वेंट आउट। अब जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बेसिकली ये दो सेंटेंसेस हैं जो एक साथ क्लब किए गए हैं, सब्जेक्ट दोनों में कॉमन है। तो पहला सब्जेक्ट है शी, पुट ऑन हो गया हमारा पहला वर्ब, दूसरा सब्जेक्ट भी जो शी है वो यहाँ पे हिडन है, और दूसरा वर्ब जो है वेंट है। तो इसका मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब के दो कॉम्बिनेशन है, जिस वजह से हम इसको सिंपल सेंटेंस नहीं कहेंगे। I can't figure out what he wants. अब जरा दोबारा से देखिएगा, I is the subject, figure out is the verb, what he wants, he is the subject and wants is the verb, subject plus verb के दो कॉम्बिनेशन, ये हमारा सिंपल सेंटेंस नहीं होगा। You don't look happy to see me. यहां पे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है आपका you, don't look, look is the verb, happy to see me, me यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्वियसली वैसे भी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एक कॉम्बिनेशन है और सेंटेंस ऑफ कोर्स कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। इसी तरीके से द कैट सॉ द पपीज प्लेइंग इन द गार्डन, द कैट इज द सब्जेक्ट, सॉ इज द वर्ब, द पपीज प्लेइंग इन द गार्डन इज एंटायरली एन ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट। ओके, तो ऑब्जेक्ट है, दिस इज अ सिंपल सेंटेंस। She leaned out of the window. She is the subject, lean is the verb, out of the window, again the prepositional object, so forget about it, but the thing is like यहाँ पे subject plus verb का एक ही combination है, तो इस वजह से हम यहाँ पे इसको simple sentence बोलेंगे। You shouldn't have done this to me. You is the subject, done is the verb, this to me object, तो obviously subject verb का एक ही combination, simple sentence. They tried very hard but they couldn't win the match. Subject verb, then again subject verb, दो कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट प्लस वर्ब के, इसलिए ये सिंपल सेंटेंस नहीं कहलाएगा। Who let the cat in? Who is the subject here, let is the verb here, who let the cat in, किसने बिल्ली को अंदर आने दिया, राइट? तो इसमें केवल एक ही सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, अगेन दिस इज अ सिंपल सेंटेंस। And then although it was raining, it is the subject, raining is the verb, we went for the walk, we is the subject, went for is the verb, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब के दो कॉम्बिनेशन, इसलिए ये भी आपका सिंपल सेंटेंस नहीं है। तो आपने देख लिया यहाँ पर फोर्थ नंबर आपका एक सिंपल सेंटेंस है, 5 सिंपल सेंटेंस है, 6 सिंपल सेंटेंस है, 7 और 9। आई होप कि आपने जो एक्सरसाइज की होगी आपने मैच किया होगा, और मुझे ये विश्वास है कि आपके ज्यादातर आंसर सही होंगे। अगर एक भी गलत है तो प्लीज अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एक्सरसाइज कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, बिकॉज अपनी गलतियों से ही हम सीखते हैं बच्चों। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप सारी एक्सरसाइजेस करें। इस पूरे सेशन में आपको अराउंड 5 to 6 एक्सरसाइजेस आपको मिलेंगी। मैं हर एक
पे आपको रोकने के लिए बोलूंगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा एंड एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंस क्लियर करने के बाद अब हम आते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस के ऊपर। व्हाट आर कंपाउंड सेंटेंसेस? कंपाउंड सेंटेंसेस कंसिस्ट ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। वंस अगेन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉजेस? इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एक कॉम्बिनेशन हो, राइट? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एक कॉम्बिनेशन हो और वो कंप्लीट मीनिंग देता हो। कंपाउंड सेंटेंसेस में हमेशा आपके दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे, यानी यहां पे दो सब्जेक्ट प्लस वर्ब के कॉम्बिनेशन पाए जाएंगे, राइट? और दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे, राइट? टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आर जॉइंड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग। अब जब हम दो सेंटेंसेस को या दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को एक साथ रखेंगे तो उनको जोड़ने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, वरना तो अलग अलग सेंटेंसेस हो जाएंगे, राइट? तो उनके जोड़ने के लिए हम चार चीजें यहां पे यूज करते हैं। नंबर वन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अच्छा, ये बात ध्यान रखिएगा, मेजरली कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ही यूज किए जाते हैं, राइट? तो हम मैक्सिमम टाइम जो बात करेंगे वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की ही बात करेंगे, बट बाकी तीन जो दिए गए हैं ये तीनों भी इंपॉर्टेंट होते हैं, बट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये केवल मैं इसलिए बताऊंगा जिससे कि आप सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकें कि कंपाउंड सेंटेंसेस हैं या नहीं है, ठीक है। तो पहले जो टाइप के जॉइंटर्स होते हैं या फिर जिनसे हम ज्वाइन करते हैं सेंटेंसेस को, वो बेसिकली आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। दूसरे आपके कंजंक्टिव एडवर्ब्स होते हैं। तीसरे आपके कोरिलेटिव कंजंक्शंस, और चौथे जो होते हैं वो आपका होता है सेमीकोलन, जिसके माध्यम से आप दो सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इन चारों को एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से इनकी हेल्प से आप कंपाउंड सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा कंपाउंड सेंटेंसेस यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की हेल्प से कंपाउंड सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से होते हैं। देखिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को याद करने का एक सबसे सिंपल तरीका होता है एक्रोनियम फैनबॉयज, राइट? इस एक्रोनियम को अगर आप याद रखते हैं तो मेजर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपको याद रहेंगे। कौन कौन से? F for A for and, N for nor, fan, B for boys, O for or, yet and so boys. So fanboys का मतलब for, and, nor, but, or, yet and so. So जब भी आपके दो सेंटेंसेस आई मीन दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आपके इन कंजंक्शन की हेल्प से जुड़े होंगे, जिनको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बोलते हैं, तो वो आपके कंपाउंड सेंटेंसेस कहलाएंगे। यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की हेल्प से हम कंपाउंड सेंटेंसेस बना सकते हैं। एग्जांपल, ही इज राइट अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। हिज ब्रदर इज रॉन्ग अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हमने किससे जोड़ा? बट की हेल्प से जोड़ा, जो कि एक क्या है? एक हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो जब हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की हेल्प से दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ा तो हमारा एक कंपाउंड सेंटेंस बन गया, राइट? इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस देखिएगा, ही इज एन ओल्ड मैन, यू शुड ऑफर हिम अ सीट, और इसको हमने किससे जोड़ा? फॉर की हेल्प से जोड़ा। फॉर ही इज एन ओल्ड मैन, क्योंकि वो है एक वृद्ध व्यक्ति है, आपको उसको अपनी सीट देनी चाहिए, राइट? सो फॉर ही इज एन ओल्ड मैन, यू शुड ऑफर हिम अ सीट। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि कंजंक्शन हमेशा दोनों सेंटेंसेस के बीच में आए, राइट? कंजंक्शन शुरू में भी आ सकता है, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं सेकंड सेंटेंस में, जो कि फॉर से पहले आ रहा है, बट ये जोड़ने का काम कर रहा है दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को। तो ये वाली जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो इससे केवल फॉर के माध्यम से जुड़ी हुई है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, यू आर लेट इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यू शुड वेट फॉर योर टर्न, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और दोनों को हमने किससे जोड़ा हुआ है? सो की हेल्प से जोड़ा हुआ है, जो कि अगेन एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो आपने देखा कि यू आर लेट सो यू शुड वेट फॉर योर टर्न, आप लेट हैं तो आपको अपने टर्न का इंतजार करना चाहिए। तो ये जो तो है या फिर ये जो सो है, बेसिकली ये क्या है? कंजंक्शन का काम कर रहा है, जो दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे नोट है, इफ अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज यूज्ड टू जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, अ कॉमा इज यूज्ड बिफोर द कंजंक्शन। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। जब भी कभी आप एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करेंगे तो उससे पहले आप जनरली देखेंगे कि आपका कॉमा मिलेगा, राइट? तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी बट से पहले भी आपका कॉमा है। इसी तरीके से ये ओल्ड मैन जहां पे सेंटेंस फिनिश हो रहा है, यहां पे भी आपका कॉमा है, एंड देन इसी तरीके से लेट के बाद भी आपका कॉमा है। अच्छा, एक बात और समझिएगा,
जब भी कभी हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करते हैं, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करते टाइम अगर हमें सेंटेंसेस को डिवाइड करना पड़े या तोड़ना पड़े, तो हम हमेशा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को एक्सक्लूड करके तोड़ते हैं। तो मान लीजिए मैंने ये सेंटेंस आपको दिया हुआ है, मैंने आपसे कहा कि इसको दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में तोड़िए। तो याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में तोड़ने का मतलब है कि सबसे पहले जो कंजंक्शन है उसको सेपरेट आउट कर दीजिए। तो पहला इंडिपेंडेंट क्लॉज ये है, दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज ये है। मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जब हम डिपेंडेंट क्लॉज की बात करेंगे, वहां पे जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज होंगे उनको आप डिपेंडेंट क्लॉज के साथ इंक्लूड करेंगे और तब सेंटेंस को पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, बट बस अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यानी फैन बॉयज में से कोई भी अगर आपकी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है, तो उस सिचुएशन में और मैं आपसे बोलूं कि आप इस सेंटेंस को दो पार्ट में तोड़िए या दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में तोड़िएगा, तो कंजंक्शन को बिल्कुल सेपरेट आउट कर दीजिएगा। उसके बाद जो भी सेंटेंस बचेगा उसको दो पार्ट में डिवाइड कीजिएगा। ठीक है, ये चीज आपको बाद में समझ में आ जाएगी, बट फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम कंपाउंड सेंटेंसेस यूजिंग कंजंक्टिव एडवर्ब। हमने बताया था कंपाउंड सेंटेंसेस चार तरीके से बनाए जा सकते हैं। पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से, जो हमने अभी देखा। अब दूसरे कंपाउंड सेंटेंसेस कैसे बनाए जा सकते हैं? कंजंक्टिव एडवर्ब। आपके लिए हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो यही है, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वाला। बट अगेन आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे कैसे आपके कंपाउंड सेंटेंसेस बन सकते हैं। तो अब ये कंजंक्टिव एडवर्ब क्या होते हैं? क्योंकि एडवर्ब की बहुत सारी क्लासेस होती हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ कंसेशन, एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट, एडवर्ब ऑफ आइडिया, एडवर्ब ऑफ रिजल्ट। उसके बेसिस पर डिफरेंट डिफरेंट कंजंक्शंस हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इन्हीं को बेसिकली कंजंक्टिव एडवर्ब कहा जाता है। जैसे कॉज और इफेक्ट के लिए जनरली कौन कौन से यूज होते हैं? देयरफॉर, हेंस, अकॉर्डिंगली, देन, दस। ठीक है, इसी तरीके से सीक्वेंस के लिए कौन सा यूज होता है? नेक्स्ट, फर्दरमोर, इन एडिशन, फाइनली, मोरओवर। इसी तरीके से टाइम के लिए बिफोर, मीनवाइल, नाउ, सिंस, लेटली। एंड देन कॉन्ट्रास्ट यानी दो ऑपोजिट आइडियाज को दिखाने के लिए हाउएवर, इंस्टीड, रादर, इन स्पाइट ऑफ। इसी तरीके से एम्फेसिस शो करने के लिए यानी किसी चीज के ऊपर फोकस बनाने के लिए इंडीड, ऑफ कोर्स, सर्टेनली। एंड देन समराइज करने के लिए फाइनली, इन कंक्लूजन, इन समरी। इलिस्ट्रेट करने के लिए यानी किसी चीज को और ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए फॉर एग्जाम्पल, नेमली, फॉर इंस्टेंस। एंड कंपैरिजन करने के लिए या दो चीजों के बीच में कंपेयर करने के लिए ऑल्सो, लाइकवाइज एंड सिमिलरली। ठीक है, इनको लगा के भी या इन कंजंक्शंस या इन बेसिकली कंजंक्टिव एडवर्ब को यूज करके भी आप कंपाउंड सेंटेंसेस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई न्यू हिम फॉर ईयर्स, हाउएवर आई नेवर मेट हिज ब्रदर। अब यहाँ पे दो अलग अलग आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। कौन कौन सी? आई न्यू हिम फॉर ईयर्स अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एंड आई नेवर मेट हिज ब्रदर अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मैंने कंजंक्टिव एडवर्ब यानी हाउएवर के माध्यम से जोड़ दिया। ठीक है, ओके, अगर हम दूसरे सेंटेंस को देखें, आई लाइक हिम अ लॉट एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है अपने आप में। आई बिलीव वी शुड बी क्लोज फ्रेंड्स अपने आप में एक दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हमने इनफैक्ट के माध्यम से जोड़ा है, जो कि एक कंजंक्टिव एडवर्ब है। ओके, नाउ लेट अस लुक एट द थर्ड सेंटेंस। आई एम प्रिपेयरिंग टी, कंप्लीट सेंटेंस है, कंप्लीट इंडिपेंडेंट क्लॉज है। यू कैन ब्रिंग सम ब्रेड, अगेन अ कंप्लीट इंडिपेंडेंट क्लॉज, और इनको जोड़ा गया है किसके माध्यम से? मीनवाइल के माध्यम से, जो कि एक कंजंक्टिव एडवर्ब है। ठीक है, अच्छा, अब एक बात यहाँ पे नोट में दी गई है, conjunctive adverbs are always followed by a comma but are preceded by either a semicolon in case of independent clause or a period in case of a sentence। यानी अगर आपके कंजंक्टिव एडवर्ब से पहले एक सेंटेंस को बिल्कुल सेपरेट रखा गया है तो उससे पहले फुल स्टॉप लगेगा, लेकिन अगर आपके दो सेंटेंसेस को कंजंक्टिव एडवर्ब से जोड़ा गया है या दो इंडिपेंडेंट क्लोज को कंजंक्टिव एडवर्ब से जोड़ा गया है और उससे पहले का जो सेंटेंस है वो कंप्लीट नहीं, कंप्लीट मतलब वो फुल स्टॉप से सेपरेटेड नहीं है, तो उससे पहले सेमी कॉलन लगेगा। ठीक है, तो अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करके दिखाऊं, तो आप यहाँ पे देखिएगा कि आई न्यू हिम फॉर ईयर्स अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन इसको हमने सेंटेंस पूरा नहीं बनाया है। कैसे पता लगा? क्योंकि इसके बाद फुल स्टॉप ना लग के इसके बाद केवल सेमी कॉलन लगा हुआ है।
राइट। तो मतलब ये है, कहने का सिर्फ मतलब ये है कि आपको जो है कंजंक्टिव एडवर्ब को सेपरेट करना है किसी ना किसी चीज से, या तो फुल स्टॉप से सेपरेट आउट करेंगे या फिर आप उसको सेमी कॉलन से सेपरेट आउट करेंगे। जैसे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में हमेशा कॉमा लगता था उससे पहले, ये बात मैंने आपको बताई थी अभी। तो बिल्कुल इसी तरीके से कंजंक्टिव एडवर्ब से पहले या तो फुल स्टॉप होगा या फिर एक सेमी कॉलन होगा, ये बात समझ लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, तीसरे तरह के जो कंपाउंड सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं, वो बनाए जा सकते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस के माध्यम से। कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो हैं वो एक अलग टाइप के कंजंक्शंस होते हैं, बट इनके अंदर एक सबसे स्पेशल बात जो होती है वो ये होती है कि ये हमेशा पेयर में होते हैं। जैसे अगर हम बात करें बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, जस्ट एज मच एज, इफ देन, व्हाट विद देन, ईदर और ये सभी को जनरली पता होता है, नीदर नॉर सभी को पता होता है, सो एज भी मैक्सिमम सभी लोगों को पता होता है, राइट। तो ये सारे जो हैं द, नो सूनर देन, हार्डली व्हेन, सच दैट, एज, वेदर और, रादर देन, स्केर्सली एंड सो दैट, ऑल दीज आर द कोरिलेटिव कंजंक्शंस। ये हमेशा पेयर्स में यूज होंगे, राइट। तो अब जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, ईदर ही और हिज ब्रदर इज टेलिंग लाई। ईदर ही और हिज ब्रदर इज टेलिंग लाई। यहाँ पे दो सेंटेंसेस जो हैं, दो डिफरेंट सेंटेंसेस को हमने ईदर और की मदद से जोड़ा गया है। ही इज टेलिंग लाई और हिज ब्रदर इज टेलिंग लाई, ठीक है। तो दोनों सेंटेंसेस को हमने जोड़ा है तो ईदर एंड और की हेल्प से, दैट्स व्हाई दिस इज अ कंपाउंड सेंटेंस। अगेन, नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज ब्रदर इज टेलिंग लाई। अब तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस कौन से हैं? यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं। नंबर वन, ही इज टेलिंग लाई, नंबर टू, हिज ब्रदर इज टेलिंग लाई। अब जब दोनों को कंबाइन किया तो हमने कैसे किया? नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज ब्रदर इज टेलिंग लाई, राइट। कॉमन सब्जेक्ट, आई मीन कॉमन वर्ब बट सब्जेक्ट इज डिफरेंट। अब जरा तीसरे सेंटेंस को देखिएगा, योर आइडिया इज नॉट सो वर्थलेस एज द ओल्ड वन। अब यहाँ पे सब्जेक्ट तो सेम है, राइट। सॉरी, यहाँ पे वर्ब जो है वो तो सेम है, वर्थलेस, या फिर स्टेटस जो है, स्टेट जो है वो सेम है, वर्थलेस। लेकिन यहाँ पे दो डिफरेंट आइडियाज की बात हो रही है, प्रेजेंट वन एंड द अर्लियर वन। दो कॉम्बिनेशंस, दोनों को जोड़ दिया गया सो एज की हेल्प से। इन द सेम वे, आई वुड रादर टॉक टू माई सेल्फ देन स्टे साइलेंट, राइट। यानी यहाँ पे अगेन दो सेंटेंसेस को हमने रादर और देन की हेल्प से जोड़ा है, तो ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस के माध्यम से हम कंपाउंड सेंटेंसेस बना रहे हैं, right? So this is the third type, and the fourth type is compound sentences using semicolons. अब compound sentences को कभी-कभी हम semicolon की help से भी दिखा देते हैं, उसमें कोई conjunction use नहीं करते। कैसे? He studied very little, first independent clause. He failed in exams, second independent clause. अगर हम चाहें तो यहाँ पे इस सेमी कॉलन को हटा के, इनके बीच में सेमी कॉलन लगाया गया है, ये अपने आप में कंपाउंड सेंटेंस है। अगर हम चाहें तो यहाँ पे इसको हटा के हम इसमें हाउ एवर भी लगा सकते हैं, राइट। हाउ एवर भी लगा सकते हैं। अब ये हाउ एवर क्या है? ये हाउ एवर कंजंक्टिव एडवर्ब है जो हमने अभी पढ़ा था। तो या तो इसे कंजंक्टिव एडवर्ब की हेल्प से बना दो, अदरवाइज आप वो भी हटाना चाहते हैं तो केवल सेमी कॉलन की हेल्प से भी आप कंपाउंड सेंटेंसेस को शो कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे किया गया है। दूसरा सेंटेंस देख लीजिएगा, द स्काई इज क्लाउडी, इट्स गोइंग टू रेन, राइट। दो अलग अलग आइडियाज, दोनों को सेमीकोलन से जोड़ दिया गया। प्लेयर्स प्ले द रियल गेम, ऑडियंस मेयरली वॉच देम प्लेइंग, राइट। दो अलग अलग इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, दोनों को सेमीकोलन के माध्यम से जोड़ा गया है। शी क्लियर्ड द एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, शी इज द यंगेस्ट ऑफिसर इन हर डिपार्टमेंट। अगेन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जॉइंड थ्रू द सेमीकोलन। तो आपने देखा कि चार तरीके से कंपाउंड सेंटेंसेस को बनाया जा सकता है, बट अगेन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फैन बॉयज, तो उनको याद रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं और हम एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम कंपाउंड सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करेंगे, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज द एक्सरसाइज। यहां पे आपको बेसिकली क्या करना है? यहां पे आपको कंपाउंड सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करना है। लेट अस आइडेंटिफाई द कंपाउंड सेंटेंसेस। नाउ माय रिक्वेस्ट वंस अगेन इज, please pause the video and just try to find out what are the compound sentences, okay? Because if you don't do the exercise, you will not learn. Please understand. केवल सुनने से या केवल मेरे बोलने से आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे। तो वीडियो को स्टॉप कीजिए एंड देन फाइंड आउट व्हाट आर द और विच वन आर द कंपाउंड सेंटेंसेस, ओके। तो आई होप आपने किया होगा एंड देन लेट अस गो अहेड। ये एक्सरसाइज हम पहले भी कर चुके हैं, वो सेम एक्सरसाइज है, बट इसमें हम केवल कंपाउंड सेंटेंसेस देखने हैं। तो जो कंपाउंड है वही हम चेक कर लेते हैं पहले। तो नंबर 2 को देखिएगा, शी पुट ऑन हर कोट एंड वेंट आउट।
अब मैंने आपको क्या बताया था, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जिनको हमने किससे जोड़ा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन, कंजंक्टिव एडवर्ब या फिर पंक्चुएशन। अब यहां पे देखिएगा, शी पुट ऑन हर कोट, पहला आइडिया हो गया, सॉरी शी पुट ऑन कोट, एंड दूसरा आइडिया क्या हो गया, मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे शी हिडन है तो शी वेंट आउट, एक दूसरा आइडिया हो गया। दो डिफरेंट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपने किससे जोड़ा हुआ है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से। एंड इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, राइट। तो इसी वजह से ये क्या हो गया, ये एक कंपाउंड सेंटेंस हो गया। 8th नंबर को देखिएगा, दे ट्राइड वेरी हार्ड बट दे कुडंट विन द मैच। दे ट्राइड वेरी हार्ड में सब्जेक्ट एंड this is the verb, and again they couldn't win the match, subject and verb. So they couldn't win the match अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और they tried very hard अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दोनों को किससे जोड़ा गया है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दो डिफरेंट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस joined through the coordinating conjunction is called the कंपाउंड सेंटेंस। सो दीज टू आर द कंपाउंड सेंटेंसेस, बाकी कंपाउंड सेंटेंसेस नहीं है, क्योंकि आपने देखा था कि पहले हमने जब ट्राई किया था तो आपके कई सारे इनमें से ही हमारे सिंपल सेंटेंसेस हो गए थे। तो इफ यू विल क्लब देम यू विल फाइंड आउट कि ये आपके सिंपल सेंटेंसेस नहीं थे पुरानी एक्सरसाइज में। ऑफ कोर्स दीज आर द कंपाउंड सेंटेंसेस, बाकी सारे नहीं है कंपाउंड सेंटेंस। अगर आपको कोई भी इश्यू है किसी भी सेंटेंस में, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली आंसर यू, बट लेट्स सेव टाइम बिकॉज वी नो कि बाकी सारे सेंटेंसेस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस नहीं है, राइट। और अगर हैं दो क्लॉजेस हैं तो एक डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हो सकती है, अदरवाइज केवल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द एक्सरसाइज। नाउ लेट्स मूव फर्दर एंड लेट अस ट्राई टू टॉक अबाउट, अच्छा इसमें अभी एक एग्जांपल, एक एक्सरसाइज और दे रखी है, चलिए इसके लिए भी मैं आपको टाइम देता हूं। अगेन स्टॉप फॉर अ मोमेंट एंड जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज, देन वी विल सॉल्व इट अगेन। सो आई होप आपने किया होगा इसको, एंड देन लेट्स सी विच आर द कंपाउंड सेंटेंसेस एंड विच आर नॉट। तो सबसे पहले हम पहला सेंटेंस देखते हैं, आई डिड नॉट नो दैट दिस फूड वाज मींट ओनली फॉर द स्टाफ। अब यहां पे अगर हम सेंटेंस की बात करें तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, आई, डिड नॉट नो क्या है, वर्ब। क्या इसके अलावा बाकी सारी चीज में कोई सब्जेक्ट या वर्ब है, नहीं, राइट। क्योंकि बाकी सारा जो है वो एक बेसिकली क्या है, वो एक नाउन फ्रेज है, राइट। दैट दिस फूड वाज मींट ओनली फॉर द स्टाफ, यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। तो इस वजह से सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एक कॉम्बिनेशन होने की वजह से दिस इज जस्ट अ सिंपल सेंटेंस, ऑलराइट। नेक्स्ट कमिंग टू द सेकंड सेंटेंस, शी इज इनोसेंट, फर्स्ट सेंटेंस, ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज। शी हैज अपील्ड टू द कोर्ट, सो यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जब जोड़ते हैं तो हमारा कंपाउंड सेंटेंस बनता है। इफ यू आर नॉट रेडी विद द सॉन्ग, अब यहां पे समझ लीजिएगा, इफ यू आर नॉट रेडी विद द सॉन्ग अपने आप में एक डिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों है डिपेंडेंट क्लॉज, ये मैं आपको अभी बताऊंगा, बस अभी इतना समझ लीजिए कि इफ जो है वो एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब भी कभी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सेंटेंस में होगा और मैं अगर आपसे सेंटेंस तोड़ने के लिए बोलूं तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो हमेशा उस क्लॉज के साथ रहेगा जिसके साथ वो लगा हुआ है, यानी इसको आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते। तो अगर मैं आपको इस सेंटेंस को तोड़ने के लिए बोलूं तो आप इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे। पहला पार्ट होगा इफ यू आर नॉट रेडी विद द सॉन्ग, दूसरा पार्ट होगा इट इज बेटर टू लेट देम नो। इट इज बेटर टू लेट देम नो अपने आप में कंप्लीट है, नो डाउट, लेकिन इफ यू आर नॉट रेडी विद द सॉन्ग ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है। अगर आप सॉन्ग के साथ रेडी हैं, क्या ये कंप्लीट आइडिया व्यक्त करता है, नहीं। ये एक डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, और जब एक डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जुड़ा होता है तो वो कंपाउंड तो नहीं होता, वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। तो एक्चुअल में ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्या होता है अभी समझेंगे, बट कंपाउंड नहीं है, तो हम इसको कंपाउंड नहीं मानते हैं। शी विल कम होम, फर्स्ट आइडिया, शी विल कम होम। आई विल स्टे बैक एट हर प्लेस, अनदर सेकेंड आइडिया और सेकेंड इंडिपेंडेंट क्लॉज, दोनों किसकी हेल्प से जुड़े हुए हैं, और क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो क्या हो गया, कंपाउंड सेंटेंस। इसी तरीके से फिफ्थ वाले को देखिएगा, इन द इवनिंग, ये कुछ भी नहीं है, फ्रेज है, इसमें कोई सब्जेक्ट वर्ब है ही नहीं। आई एम गोइंग टू द पार्क, वन सब्जेक्ट वन वर्ब, इट मींस वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो ये क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया, कंपाउंड नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो नॉट कंपाउंड। द सन लुक्स अमेजिंग टुडे, वेरी सिंपल, सन सब्जेक्ट है, लुक्स अमेजिंग टुडे वर्ब है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन, तो ये तो सिंपल हो गया, कंपाउंड तो नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, आई रिमेंबर द डे दैट वी मेट वेरी वेल। तो आई जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, रिमेंबर यहाँ पे वर्ब है,
दैट वी मेट वेरी वेल। अब यहाँ पे जो दैट है ये बेसिकली सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम कर रहा है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम नहीं कर रहा है, तो इस वजह से ये क्या होगा, ये आपका कंपाउंड सेंटेंस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक डिपेंडेंट क्लॉज है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, राइट। कैसे पता लगा, ये बात कैसे पता लगेगी कि आपका दैट जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है? अभी हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, डोंट वरी, विल टॉक अबाउट इट। नाउ लेट अस जस्ट गो अहेड विद द नेक्स्ट सेंटेंस। नीति इज नॉट कीपिंग वेल, वन कंप्लीट आइडिया, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, येट के बाद शी डिसाइडेड टू गो टू वर्क। ओके, ये दोनों किसके माध्यम से जुड़े हुए हैं? ये दोनों येट के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जो कि फैन बॉयज मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इस वजह से इसको हमने कंपाउंड सेंटेंस बोला। आफ्टर दे रीच द होटल दे विल इन्फॉर्म अस। आफ्टर दे रीच द होटल अपने आप में एक इनकम्प्लीट या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और इंडिपेंडेंट क्लॉज होने की वजह से ये कंपाउंड सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि कंपाउंड में केवल अपने आप में एक डिपेंडेंट क्लॉज है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस में केवल और केवल इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ कंपाउंड सेंटेंस। अगेन वी आर गोइंग टू द पार्क, वेरी सिंपल, सिंपल सेंटेंस है, एक सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, तो कंपाउंड तो अपने आप नहीं होगा। तो आई होप कि इन दो एक्सरसाइजेस के माध्यम से आप कंपाउंड सेंटेंसेस को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है, डू लेट मी नो थ्रू द कमेंट बॉक्स और थ्रू द व्हाट्सएप और थ्रू द टेलीग्राम। यू कैन कनेक्ट मी विद वेरियस मल्टीपल चैनल्स। मेक श्योर यू कनेक्ट विद मी, आस्क द डाउट, I'll definitely ask it, I'll definitely solve it for you. Let's go ahead and now let us talk about the complex sentences. What are the complex sentences? तो बच्चों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के पहले जान लीजिए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होता क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस जॉइंड थ्रू सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पे। नंबर वन, इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जरूर होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर टू, इसमें वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस हो सकते हैं। और तीसरी बात, ये दोनों क्लॉजेस यानी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस जो होंगे हमेशा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से जुड़े होंगे। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, डिपेंडेंट क्लॉजेस, दो तरह के क्लॉजेस इसमें पाए जाएंगे और दोनों के दोनों सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से जुड़े होंगे। अब ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को समझना बहुत जरूरी है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या है, तभी तो हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना पाएंगे। तो देखिएगा व्हाट आर द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सभी आपको याद नहीं रहेंगे, लेकिन जितना प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। आप सभी को यूज करते हैं, आप देखेंगे कि आपको सबका मीनिंग पता है, बट ये ध्यान रखना है कि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की कैटेगरी में आते हैं। तो टाइम के लिए हम कौन से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज कर सकते हैं? आफ्टर, एज सून एज, टिल, अनटिल, व्हेनेवर, नाउ दैट, बिफोर, बाय एंड व्हाइल। ठीक है, ये जब भी हम टाइम की बात करेंगे, टाइम से रिलेटेड कोई भी हमारे सेंटेंसेस होंगे तो वहां पे हम बेसिकली इनको यूज करेंगे। अच्छा, एक चीज और समझिएगा, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस किसके साथ जुड़े होंगे? ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज के साथ जुड़े होंगे और इनको आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते। ये बात मैंने पहले ही बताई थी। अगर आपको एक सेंटेंस दिया है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कोई भी एक सेंटेंस जिसमें एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज है, तो दोनों ऑब्वियसली किससे जुड़े होंगे? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज के साथ जुड़ा रहेगा, आप उसको तोड़ नहीं सकते। अभी मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। दूसरे तरह के आपके प्लेस वाले जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, वेयर, वेयर एवर। देन रीजन वाले, बिकॉज, इन केस, सीइंग, सीइंग दैट, सिंस, इन ऑर्डर टू, ये आपके रीजन वाले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। पर्पस में सच दैट, सो दैट, दैट, इन ऑर्डर दैट, इस तरीके से। मैनर, एज, एज इफ, एज दो, हाउ, हाउएवर, लाइक। कंडीशन के बारे में जब हम बात करेंगे, इफ, ओनली इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट, अज्यूमिंग दैट। कंसेशन का मतलब होता है जब हम कॉन्ट्रास्ट बात करते हैं, ऑपोजिट बात करते हैं। एक सेंटेंस में हम किसी एक डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, दूसरे सेंटेंस में उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द कंसेशन। तो दो, ऑल्दो, इवन दो, इवन इफ, हाउएवर, नो मैटर व्हाट, एंड देन हु, वेयर, लाइक नो मैटर हु, नो मैटर वेयर, तीनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। एंड देन कम्स द कंपैरिजन, जब हमें कंपैरिजन करना होता है तो देन, रादर देन, वेदर, एज मच एज, वेयर एज, ये सारे हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जो हम जनरली यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और तरीका है इनको याद करने का, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को। तो मेजर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आप एक फ्रेज से याद कर सकते हैं, ऑन अ व्हाइट बस। ऑन अ व्हाइट बस इज एन एक्रोनियम जिसके हर लेटर से आपको जनरली कुछ कंजंक्शंस मिलेंगे। तो आप देखेंगे कि जैसे ओ से आपके कौन कौन से कंजंक्शंस आपको मिल रहे हैं, ओनली इफ, ओनली। एन से नाउ दैट, ए से ऑल्दो, आफ्टर, एज लॉन्ग एज, लाइक
इन दिस वे। तो ये वही सारे कंजंक्शन हैं जो हमने इस वाले पेज पे यहाँ पे दिए गए हैं, बट इनको एक्रोनिम के माध्यम से हम याद कर सकते हैं ऑन अ व्हाइट बस। तो ये आपको काफी याद करने में आपकी मदद करेगा और काफी हेल्प करेगा आपको इन चीजों को एक लाइक ऑर्गेनाइज्ड वे में याद रखने के लिए। तो अब चलिए आगे चलते हैं और इसमें हम अच्छा हाँ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं सबसे पहले। तो एग्जाम्पल क्या है, इफ द पाथ इज ब्यूटिफुल लेट अस नॉट आस्क वेयर इट लीड्स। अब जरा ध्यान से समझिएगा जो मैं आपसे बोल रहा हूं। इस सेंटेंस को अगर मैं आपसे कहूं कि इसको दो पार्ट में तोड़िए, तो अगर ये कंपाउंड सेंटेंस होता तो मैं क्या करता, सबसे पहले मैं इसके कंजंक्शन को अलग हटा देता और उसके बाद में आपसे बोलता है कि ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो जाते हैं। बट यहां पे हमें ऐसा नहीं करना है। ऐसा क्यों नहीं करना है मैं आपको बता देता हूं। जब भी कभी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज होगा वो हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज के साथ यूज होगा, ये बात दिमाग में बिठा लीजिए, राइट। और जब वो डिपेंडेंट क्लॉज के साथ यूज हो रहा है तो आप उसको डिपेंडेंट क्लॉज से सेपरेट नहीं कर सकते। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इस सेंटेंस को तोड़िए दो पार्ट में, तो आप इसको यहां से तोड़ेंगे और ये कहेंगे कि पहला जो पार्ट है वो ये है और दूसरा जो पार्ट है वो ये है। तो इसका मतलब पहला पार्ट को अब जरा पढ़ने की कोशिश कीजिए, इफ द पाथ इज ब्यूटिफुल, क्या ये अपने आप में कंप्लीट है? नहीं। अगर पाथ ब्यूटीफुल है, क्या ये सेंटेंस कंप्लीट आइडिया दे रहा है? नहीं दे रहा। तो ये कैसा क्लॉज है? ये डिपेंडेंट क्लॉज है। वंस अगेन, अगर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में समझने में प्रॉब्लम है, ये लेक्चर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला। तो इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 को कंप्लीट जरूर देखें, तभी आप इस लेक्चर पे आए, राइट। तो ये सेंटेंस, ये जो पार्ट है ये डिपेंडेंट क्लॉज है और ये जो पार्ट है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई, पहली कंडीशन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की कंप्लीट हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि वो हमेशा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से जुड़े होंगे। तो ये इफ जो है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। गेटिंग माई पॉइंट? इफ जो है वो आपका एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जिसके माध्यम से आपने इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रखा है। तो इसी वजह से क्या हो गया, ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा देखिए, डोंट प्रे व्हेन इट रेन्स इफ यू डोंट प्रे व्हेन द सन शाइन्स। तो इस सेंटेंस को दो पार्ट में हमने ब्रेक किया, राइट। तो डोंट प्रे व्हेन इट रेन्स एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, पूरा मीनिंग दे रहा है। इफ यू डोंट प्रे व्हेन द सन शाइन एक डिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को किसके माध्यम से जोड़ा गया है? जोड़ा गया है आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इफ के माध्यम से, और इसी वजह से ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब जरा थर्ड सेंटेंस को देखने की कोशिश करते हैं। इट डजंट मैटर हाउ स्लोली यू गो, राइट। पहला पार्ट ब्रेक कर दिया। एज लॉन्ग एज यू डोंट स्टॉप, एज लॉन्ग एज यू डोंट स्टॉप अपने आप में कंप्लीट नहीं है, डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ये वाला इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। दोनों किससे जुड़े हुए हैं? एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बिल्कुल इसी तरीके से बिकॉज थिंग्स आर द वे दे आर, यहां से हमने सेंटेंस को ब्रेक कर दिया। थिंग्स विल नॉट स्टे द वे दे आर। तो ये बेसिकली आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है जो पूरा मीनिंग दे रहा है, बट ये बिकॉज से शुरू हो रहा है, ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया और इस वजह से ये पूरा मीनिंग नहीं दे रहा है। और किसके हेल्प से जुड़े हुए हैं? ये आपके बिकॉज यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो ये भी आपका एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। ठीक है, वंस अगेन लेट मी टेल यू, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब क्या होगा? एक डिपेंडेंट क्लॉज एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से जुड़ा होगा एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से, राइट। और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज का इंटीग्रल पार्ट होगा। ठीक है, अच्छा यहां पे एक नोट आपको दिया हुआ है। इफ अ डिपेंडेंट क्लॉज कम्स फर्स्ट प्लेस अ कॉमा बिफोर द इंडिपेंडेंट क्लॉज। इफ अ इंडिपेंडेंट क्लॉज कम्स फर्स्ट नो कॉमा इज नीडेड। यानी अगर डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ जाता है, ऑब्वियस सी बात है जब डिपेंडेंट क्लॉज पहले आएगा तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से आपका सेंटेंस जनरली स्टार्ट होगा, राइट। तो अगर आपका डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ जाता है तो आप इंडिपेंडेंट क्लॉज से पहले कॉमा लगाएंगे, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले आता है तो कॉमा की जरूरत नहीं है। जैसे व्हेन आई कॉल्ड योर नेम, दिस इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। किससे शुरू हो रहा है? व्हेन से शुरू हो रहा है। क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। व्हेन आई कॉल्ड योर नेम वेयर वर यू, राइट। तो यहां पे दो क्लॉजेस हो गए, पहला डिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज क्योंकि पहले आ रहा है तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? कॉमा लगा दिया। लेकिन अब इसी सेंटेंस को अगर दूसरे तरीके से बनाया जाए, वेयर वर यू व्हेन आई कॉल्ड योर नेम, तो ये वेयर वर यू जो है ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज, और बाद में क्या आ रहा है? डिपेंडेंट क्लॉज। तो यहां पे कॉमा की जरूरत नहीं है। डिपेंडेंट क्लॉज जब पहले आता है तब कॉमा की जरूरत पड़ती है, उससे पहले नहीं पड़ती।
ठीक है, तो आई होप कि आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का क्लियर आइडिया लग गया है कि व्हाट आर द कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। माय नेक्स्ट स्टेप इज टू सॉल्व एन एक्सरसाइज। तो अब अगेन आपके लिए एक टास्क, पॉज द वीडियो, wait for 5 minutes, look at all the sentences, read them carefully and try to find out what are the or which are the complex sentences on the basis of your understanding from the previous discussion. Okay, जो डिस्कशन हमने अभी अभी किया है उसके बेसिस पे जो भी आपको समझ में आता है उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कौन से हैं उनको टिक मार्क कीजिएगा। आपके पास लॉजिक होना चाहिए बच्चों। देखो एक बात सोचो, एक होता है कि तुक्का मारना कि ये तीसरा है चौथा है, नहीं, आपको पता होना चाहिए कि आप उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्यों बोल रहे हैं। जब तक आपको वो नहीं पता इसका मतलब आपको ये नहीं पता कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड जस्ट गो अहेड। इन अ मोमेंट आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द आंसर और द सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो आई होप कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा एंड नाउ आई एम मूविंग फर्दर। So let us see which are the complex sentences. All the sentences which are given in green are the complex sentences. Let us analyze them. तो सबसे पहले हम फर्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। I imagined that I lived in a place. Okay, अब ध्यान से समझिएगा। I imagined अपने आप में एक complete क्या है? Independent clause. I imagined independent clause. That I lived in a place is a dependent clause. That I lived in a place is a dependent clause. दोनों किसके माध्यम से जुड़े हैं? Subordinating conjunction that, इसी वजह से क्या हो गया? Complex sentence, right? People who are quarrelsome cannot be happy. अब यहां पे जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पे independent clause कौन सा है और dependent कौन सा है? पहले dependent को find out करते हैं। People cannot be happy अपने आप में independent है, but who are quarrelsome अपने आप में एक dependent clause है। ये इतना डिपेंडेंट क्लॉज है, बाकी जो इतना है कौन सा? बाकी जो ये है पीपल कैन नॉट बी हैप्पी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो यहां पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ऐसा नहीं है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हमेशा अलग अलग होंगे, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के बीच में भी आ सकता है, जैसा कि सेंटेंस में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो ब्लू में है दिस इज बेसिकली योर इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड दिस इज योर डिपेंडेंट क्लॉज, और दोनों किसके माध्यम से जुड़े हुए हैं? हु के माध्यम से जुड़े हुए हैं, इस वजह से ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। अब दोबारा से तीसरे सेंटेंस को देखते हैं। द फार्मर्स, अगेन यहां पे भी वही चीज है, हु आर अपोजिंग द बिल, राइट? दिस इज अ डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि जो बिल का विरोध कर रहे हैं ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, तो इसी वजह से क्या हो गया? डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। लेकिन इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, हु इज द सब्जेक्ट, अपोज इज द वर्ब, तो डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है इसमें? बाकी बचा हुआ द फार्मर्स कैन नॉट गो होम अनसेटिस्फाइड अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो क्योंकि यहाँ पे एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज किसके माध्यम से? हु के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जो कि सब्जेक्ट के साथ साथ एक कंजंक्शन यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का भी काम कर रहा है। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। दे आर प्रोटेस्टिंग एज इफ दे आर वेरी अनहैप्पी। एज इफ दे आर वेरी अनहैप्पी अपने आप में एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इनकम्प्लीट क्लॉज है, तो ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। एंड देन दे आर प्रोटेस्टिंग अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दोनों डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट किसके माध्यम से जुड़े हुए हैं? एज इफ के माध्यम से, जो कि एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मेनी ट्राइज बट फ्यू गेट सक्सेस। Many tries but few get success. दो सेंटेंसेस हैं, नो डाउट। Many tries अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है, few get success अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है। अब देखिए, फिर आप यही कहेंगे कि आपने इसको बट से पहले क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि बट एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपकी क्लॉज का पार्ट नहीं होता, तो इसी वजह से हमने इसको नहीं तोड़ा। तो यहां पे दो कंप्लीट आइडियाज, दो कंप्लीट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, और दो कंप्लीट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हमेशा किस में होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए कंपाउंड सेंटेंसेस में। तो ये कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। ही अराइव्ड बिफोर द ड्रामा बिगन। बिफोर द ड्रामा बिगन ये बेसिकली डिपेंडेंट है। ही अराइव्ड इंडिपेंडेंट है, किसके माध्यम से जुड़े हुए हैं? बिफोर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से, इसी वजह से क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कंजंक्शंस का आइडेंटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, तभी आप डिवाइड कर पाएंगे, तभी आप सेंटेंस को ब्रेक कर पाएंगे। ओके, अब इस नेक्स्ट सेंटेंस को देखने की कोशिश करते हैं। ही हु ऑलवेज डज हिज ड्यूटी इज लव्ड बाय ऑल। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है? यहाँ पे दो अलग अलग सेंटेंसेस जो हैं
वो आपके एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से जुड़े गए। तो आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये एक अलग सेंटेंस है और ये एक अलग सेंटेंस है, राइट। तो जरा देखिएगा इस सेंटेंस में, पहले सेंटेंस में देखिएगा, ही हु ऑलवेज डज हिज ड्यूटी, हु ऑलवेज डज हिज ड्यूटी एक डिपेंडेंट क्लॉज है और जो बाकी बचा हुआ है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो यानी ये देखा जाए तो ये डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज किसके हेल्प से जुड़े हुए हैं, हु के माध्यम से। तो यानी ये जो पहला सेंटेंस है, पहला मतलब मैं पहला किसको बोल रहा हूं, ये थोड़ा सा एक्चुअली में दो सेंटेंस का कॉम्बिनेशन है तो इस वजह से आप कंफ्यूजन हो सकता है। ये जो पहला सेंटेंस है ये अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। अब इसी तरीके से बट के बाद वाला दूसरा सेंटेंस देखिएगा, बट के बाद दूसरा सेंटेंस मतलब अ मैन हु डज नॉट, तो ये जो है हु डज नॉट वर्क अपने आप में एक डिपेंडेंट क्लॉज है और बाकी बचा हुआ जो है वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अ मैन इज हेटेड बाय ऑल। तो अगेन इस सेंटेंस को भी अगर आप देखें, अ मैन से लेके और यहां तक ये एक दूसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो बेसिकली यहां पे दो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को जोड़ा गया है, राइट। आप दो को जोड़िए, तीन को जोड़िए, चार को जोड़िए, अगर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जोड़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही मिलेगा। तो ये इसी वजह से अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। लेकिन क्यों है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को जोड़ दिया गया है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। गॉड मेड द वर्ल्ड, ओके, गॉड मेड द वर्ल्ड एंड मैन मेड द बाउंड्रीज। एंड क्या होता है, एंड होता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसी का भी पार्ट नहीं होता। तो यहाँ पे हमने, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो दो पार्ट में, मैन मेड द बाउंड्रीज एंड गॉड मेड द वर्ल्ड, दो अलग अलग इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो गए, दोनों कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से जुड़े गए हैं। तो ये कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नहीं कह सकते इसको। इफ यू हैव पेशेंस, इफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सॉरी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और ऑफ कोर्स ये डिपेंडेंट क्लॉज है, यू विल गेट एवरीथिंग, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दोनों इफ के माध्यम से जुड़े हुए हैं, इसलिए क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, अब जरा सेंटेंस को देखिएगा, नेक्स्ट वाले को, आई एग्री विथ यू फॉर इट इज मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। अब आप जरा ध्यान से देखिए, फॉर क्या होता है, फॉर बेसिकली कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को सेपरेट आउट कर लेते हैं सेंटेंस को डिवाइड करते हुए। ये आपका अलग इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये आपका अलग इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जब जुड़े होते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, हम उनको कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बोलते। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि इसमें कंपाउंड सेंटेंस कौन से हैं, कॉम्प्लेक्स कौन से हैं, सिंपल कौन से हैं। दैट्स व्हाई वी गिव दिस एक्सरसाइज। सो आई विश कि आई होप कि आपने एक्सरसाइज कंप्लीट की होगी। तो चलिए अब बात करते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की। अभी तक हमने तीन सेंटेंसेस की बात की, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब ये चौथे टाइप के सेंटेंस हैं जिनको हम बोलते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ठीक है, तो क्या होते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कंसिस्ट ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जॉइंड विद वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस। अब जरा एक बार दोबारा से हल्का सा रिवीजन करते हैं। सिंपल सेंटेंस में आपको याद होगा हमारी केवल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती थी। जब हमने कंपाउंड को देखा तो कंपाउंड के केस में क्या होता था, हमारी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती थी और वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से जुड़ी होती थी। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जुड़ी हैं। जब हमने कॉम्प्लेक्स की बात की तो कॉम्प्लेक्स के केस में हमारा क्या होता था, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जनरली सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से हमारी दूसरी डिपेंडेंट क्लॉज से जुड़ी होती थी, राइट। ये जो हमारे सेंटेंस हैं चौथे, जिनको हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं, यहां पे क्या है, यहां पे आपकी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस तो होंगी ही होंगी, इसके अलावा आपकी एक डिपेंडेंट क्लॉज या फिर एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकते हैं, बट दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जरूर होंगी और एक डिपेंडेंट क्लॉज जरूर होगी, राइट। अब क्योंकि यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट हो गई तो ये कंपाउंड भी हो गया, और क्योंकि एक डिपेंडेंट भी है तो ये कॉम्प्लेक्स भी हो गया। तो इसी वजह से हम इसको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कंपाउंड में दोनों इंडिपेंडेंट होती है, कॉम्प्लेक्स में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दोनों होती है। तो अगर इन दोनों को लिया जाए तो ये कंपाउंड है, और अगर इन दोनों को लिया जाए तो ये कॉम्प्लेक्स है। तो इसी वजह से ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, यहां तक की बात आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। तो जरा आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे एवरीवन वॉज हैप्पी, क्या है, अपने आप में डिपेंडेंट है। बट क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन।
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो उसको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट सेंटेंस, ही वॉज सैड अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब ये बिकॉज क्या है, बिकॉज अपने आप में एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सेंटेंस का पार्ट होता है। तो दिस वन जो रेड में है, बिकॉज ही इज एक्सपेक्टेड मच मोर देन दैट, ये अपने आप में एक डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज एक डिपेंडेंट क्लॉज के साथ जुड़े हुए तो क्या हो गया, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन आई गॉट फर्स्ट, व्हेन क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज। दूसरा देखिए, माई फ्रेंड्स गॉट शॉक्ड, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, राइट। इसी तरीके से बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सेपरेट आउट कर दीजिए। माई पेरेंट्स बिकेम वेरी हैप्पी, अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो यहां पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉज एक डिपेंडेंट क्लॉज से जुड़े हुए हैं, अगेन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये चारों तरह के सेंटेंस के बारे में अच्छे से सीख गए हैं। सिंपल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नाउ दिस इज द एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आपको फाइंड आउट करना है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। आपको फिगर आउट करना है कि ये कौन से सेंटेंसेस हैं, राइट। चारों में से कोई भी हो सकते हैं, सिंपल भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। ये आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर आपने चारों को अच्छे से समझ लिया है तो मैं गारंटी देता हूं कि आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, राइट। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व द एक्सरसाइज, राइट। तो आई होप कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा। अब हम जरा एक्सरसाइज देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। शी इज यंग बट शी हैज व्हाइट हेयर। सबसे पहले कंजंक्शन देख लीजिए, बट क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ रहा है, और दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने वाला क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस। बात आई समझ में? ओके, अब जरा इस नेक्स्ट सेंटेंस को देखने की कोशिश करते हैं। डियर कैन रन वेरी फास्ट, फोर इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, they have very active and is a again and have nimble feet, very active and is again a coordinating conjunction। तो अगर ध्यान से देखें यहाँ पे एंड के बाद आपका दे जो है वो छिपा हुआ है। तो यहाँ पे तीन आपको इंडिपेंडेंट क्लॉजेस दिखाई दे रही हैं, deer can run very fast, they are very active and they have nimble feet, और तीनों को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से जोड़ा गया है। तो इसी वजह से क्या हो गया, ये आपका एक कंपाउंड सेंटेंस हो गया। दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से जुड़ी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट को देखते हैं, दिस इज द स्कूल वेयर यू हैव स्टडीड। वेयर क्या है, वेयर आपका एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज के साथ जाता है। एक डिपेंडेंट क्लॉज हो गई यहाँ पे, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई, दिस इज द स्कूल, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई, राइट। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज का कॉम्बिनेशन आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है, जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से जुड़ा हुआ है। I saw a man who was old and weak, again who is a subordinating conjunction, who was old and weak अपने आप में एक dependent clause हो गया। independent, I saw a man, dependent independent combination, complex sentence। the person is a renowned writer, यहाँ पे person एक subject है, is a renowned writer is a stative verb here। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब का एक कॉम्बिनेशन है, केवल एक ही फ्रेज, एक ही क्लॉज है, सब्जेक्ट वर्ब का एक कॉम्बिनेशन है, सिंपल सेंटेंस हो गया। अ ग्रीन प्लांट कैन प्रिपेयर इट्स फूड, ग्रीन प्लांट सब्जेक्ट है, प्रिपेयर वर्ब है, सिंपल सेंटेंस। ओनली वन आइडिया वी आर टॉकिंग अबाउट। द मदर बीट द चाइल्ड फॉर हिज डिसओबीडियंस। अब यहाँ पे ये जो फोर है इसको आप कंजंक्शन में समझ लीजिएगा, ये बेसिकली एक प्रपोजिशन की तरह यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ कंजंक्शन, तो इसी वजह से द मदर इज द सब्जेक्ट एंड बीट इज द वर्ब, द चाइल्ड फॉर हिज डिसओबीडियंस कंप्लीट ऑब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पे इसको सिंपल सेंटेंस बोलेंगे बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन क्लॉज। Shimla worked very hard, but she did not pass. But is a coordinating conjunction. She did not pass अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज है, शिमला वर्कड वेरी हार्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का कॉम्बिनेशन आपका कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। He finished his home assignment and went to play. Again, and coordinating conjunction. ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। कौन, ये देखिए इस एंड के बाद जो है ही छुपा हुआ है, एंड ही जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो कॉमन होता है और दो सेंटेंसेस के बीच में कॉमन सब्जेक्ट है और दोनों कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, तो जनरली जो सेकंड सेंटेंस होता है या सेकंड इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है उसमें से हम सब्जेक्ट को छिपा देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो कॉमन है। वही हमने यहाँ पे किया है, ही फिनिश्ड हिज होम असाइनमेंट एंड ही वेंट टू प्ले, लिखने की जगह हमने इस ही को छिपा दिया।
लेकिन जब हम इसको एनालाइज कर रहे हैं तो हमें पता है कि ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दोनों एंड के माध्यम से जुड़े हैं, तो ये कंपाउंड सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी एक्सरसाइज हो गई। अब समरी मैं आपको दोबारा से एक बार यहाँ पे बता दूं क्या क्या हमने आज डिस्कस किया, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले हमने सिंपल सेंटेंसेस के बारे में डिस्कशन किया। सिंपल सेंटेंसेस में आपको क्या समझ में आया कि सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एक कॉम्बिनेशन या फिर केवल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसी तरीके से फिर हमने कंपाउंड सेंटेंसेस के बारे में डिस्कशन किया, और कंपाउंड सेंटेंसेस के बारे में मैंने आपको बताया था कि वहां पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हमेशा किसके माध्यम से जुड़ी होती हैं, हमेशा एक सब ऑर्डिनेटिंग, हमेशा एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से जुड़ी होती हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को कैसे याद करते हैं, फैन बॉयज के माध्यम से मैंने आपको याद कराया था कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को आप फैन बॉयज के माध्यम से याद कर सकते हैं, फॉर एंड नॉर, बट और येट सो। ठीक है, देन वी डिस्कस्ड अबाउट द कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में मैंने आपको बताया था कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज एक डिपेंडेंट क्लॉज के माध्यम से जुड़ी, एक डिपेंडेंट क्लॉज से जुड़ी होती है, किसके माध्यम से, जनरली सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के माध्यम से। और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हमने कैसे याद किए थे, ऑन द व्हाइट बस, ऑन द व्हाइट बस के माध्यम से हमने याद किए थे कि दीज आर द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और डिपेंडेंट क्लॉज हमेशा इंटीग्रल पार्ट होते हैं, आप इनको तोड़ नहीं सकते, इनको अलग अलग डिवाइड नहीं कर सकते। इसी तरीके से चौथे केस में हमने देखा था कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, राइट। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में हमने क्या देखा कि वहां पे आपकी दो मिनिमम इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगी ही होंगी, प्लस आपकी एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस हो सकते हैं। और कंजंक्शंस तो आपको पता ही है, वो आपके क्लॉजेस पे डिपेंड करते हैं। अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी किसी से जुड़ी हुई तो वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करेगी, डिपेंडेंट क्लॉज हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करती है। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया और आपने एक्सरसाइजेस के माध्यम से इनको सीखा। आई होप कि आपको ये सारी चीज समझ में आई होगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन आपको किसी भी चीज से रिलेटेड है या कोई भी डाउट है, मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में उन चीजों को मेंशन करें, एंड please ask me the doubts, because if you don't ask the doubts, of course your problems will not be solved. You can connect to me on any media, WhatsApp, Telegram. You can connect to me on YouTube comments. You can connect to me personally also, because जब आप WhatsApp या Telegram पे connected होते हैं, जिनके links आपको description box में दिए गए हैं, तो of course आप personal level पे भी easily connect हो सकते हैं, right? And so like this is all, that is all. This is the end of the session today. So guys, if you have not subscribed the channel, it is my request, अगर आपको ये channel पसंद आता है, अगर आपको जो videos मैं बना रहा हूँ ये पसंद आ रही हैं, then please do subscribe. प्लीज डू सब्सक्राइब। सब्सक्रिप्शन करने से आपको पहला फायदा ये होगा कि आपको सारी वीडियोस के लिंक या नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैं यहाँ पे केवल आपके सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोस नहीं बनाता हूँ। आई कीप ऑन पोस्टिंग द वीडियोस रिलेटेड टू वोकैबुलरी, योर स्पोकन इंग्लिश, योर प्लेसमेंट प्रिपरेशन, इंटरव्यू, बिकॉज आई एम अ कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनर। ये जो सब्जेक्ट है मैं इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन इट, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू प्रिपेयर सम सब्जेक्ट्स फॉर सम स्टूडेंट्स. Otherwise, my major genre is communication skills, so I'll be posting a lot many videos. So make sure you subscribe it, comment whether you like it. If you don't like it, please tell me how can I improve it, because I would really love to learn from you guys. Number 3, do share if you feel that this video is somehow beneficial for you. Okay, and don't forget to subscribe. All right. So thank you so much, my dear students. I hope कि आप लोगों को सब चीजें समझ में आई हैं. And if there is any doubt, do connect with me. All the best. Have a good day ahead. See you in the next video.